अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा जीनोमिक्स। हमारी माइकोलॉजी सीरीज़ में आज है इंट्रोडक्शन टू माइकोलॉजी का तीसरा और इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट। इसके बाद हम डिटेल माइकोलॉजी के सेक्शन की स्टडीज़ की तरफ जाएँगे। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं कि माइकोलॉजी में हम लोग क्या-क्या चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ माइकोलॉजी और उसके बाद हम बाकी सारे सेक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि माइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ फंजाई। माइकोलॉजिस्ट जो है वो फंजाई को स्टडी करते हैं, फंजाई की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ये भी आपको बता चुके हैं कि वो किस तरह से फूड सोर्स के तौर पे यूज़ होते हैं, किस तरह फर्मेंटेशन ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं, किस तरह से उसके एफ्लाटॉक्सिन्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि डिज़ीज़ भी कॉज़ करते हैं और किस तरह से फंजाई जो है वो हार्मफुल भी होते हैं, बेनिफिट भी होते हैं, वो कहाँ एग्ज़िस्ट करते हैं। ये चीज़ें हमने बहुत ब्रीफली डेमोंस्ट्रेट की गई हैं। आने वाले लेक्चर्स में इन तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, जिसमें इंट्रोडक्शन का आज तीसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिटेल्स की तरफ जाएँगे। फंजाई की जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो फंजाई की जो बॉडी होती है वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है जिसको हम थैलस कहते हैं, जो सिंगुलर होता है। अगर इसको प्लूरल कहा जाए तो इसको थैलाई भी कहते हैं। इसका साइज़ डिफरेंट होता है, ये माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक तक होता है। अगर देखा जाए तो पेनिसिलियम जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये एक फ्रूट पे ग्रो हुई हुई है एप्पल पर। उसके अलावा पेनिसिलियम अगर आप देखें तो ये सिट्रस फ्रूट्स पे भी ग्रो हुई हुई होती है और इसी तरह से ब्लू कलर की होती है। उसके अलावा लाइकोपर्डोन है, इसमें भी आप देख सकते हैं ये वुड लॉग के ऊपर ग्रो की हुई है। और तीसरी वाली आप देख सकते हैं पिक्चर जो कि मशरूम है। तो इनको हम मैक्रोस्कोपिक पफबॉल्स भी होती हैं और ये मशरूम भी होती हैं। और उसमें क्या होता है कि फंजाई जो है वो यूनिसेलुलर भी होती है जैसे कि यीस्ट, या मल्टीसेलुलर हो जाए तो हम उसे मोल्ड्स कहते हैं। अगर फंजाई यूनिसेलुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो वो यीस्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और अगर वो मल्टीसेलुलर फॉर्म में हो तो हम उसे मोल्ड्स कहते हैं। फंजाई की पास सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल्स, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो तमाम यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होती है, मगर फंजाई के साथ-साथ फंजाई में सेल वॉल भी होती है। ये अलग बात है कि फंजाई की सेल वॉल जो है वो प्लांट्स की सेल वॉल से डिफरेंट होती है। प्लांट्स की सेल वॉल की कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है और फंगल सेल वॉल की कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है। फंगल सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी हुई होती है। काइटिन की बनी हुई होती है, इसमें आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन के रेसिड्यूज़ हैं। इसमें जो है एसिटाइल ग्रुप जो है हमारे इसमें अटैच होता है और इसके डिफरेंट मल्टीपल रेसिड्यूज़ होते हैं जो कि पॉलीसैकेराइड चेन की फॉर्म में होते हैं और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये नाइट्रोजन यहाँ पे अटैच है NH की फॉर्म में, तो ये बेसिकली नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड्स होता है जिसको हम एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन रेसिड्यूज़ भी कहते हैं। तो काइटिन बेसिकली इसकी कॉम्पोजिशन जो है वो इन रेसिड्यूज़ की चेन की फॉर्म में प्रेज़ेंट होती है। काइटिन जो है वो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग होती है मगर फ्लेक्सिबल नेचर की भी होती है। फंजाई में जब मल्टीसेलुलर मोल्ड्स फॉर्म के एग्जिस्ट करता है तो उसमें जो है उसकी जो बॉडी होती है उसमें थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं जिसको हम हाइफे कहते हैं। हाइफे को अगर हाइफे की अगर एग्रीगेशन हो जाए और वो मल्टीपल फॉर्म में टैंगल हो जाए तो उसे हम माइसीलियम भी कहते हैं। जिसकी अगर प्लूरल फॉर्म देखी जाए तो माइसीलिया होती है। माइसीलियम इज़ द सिंगुलर फॉर्म एंड माइसीलिया इज़ द प्लूरल फॉर्म। हाइफे की एग्रीगेशन को हम माइसीलियम कहा जाता है या माइसीलिया कहा जाता है और ये मोल्ड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कुछ फंजाई में जब हाइफे होता है वो 2 किस्म का होता है, या सिनोसिटिक होता है जिसको हम एसेप्टेट भी कहते हैं या सेप्टेट भी कहा जा सकता है। 2 किस्म के हाइफे हैं, एक हाइफा ये होता है कि जिसके अंदर साइटोप्लाज़्म या प्रोटोप्लाज़्म जो है वो सेपरेट होता है डिफरेंट लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन, डिफरेंट मेम्ब्रेन्स के थ्रू वो सेपरेटेड होता है। उस हाइफे को हम सेप्टेट कहते हैं। और कुछ ऐसे मोल्ड्स होते हैं जिनका हाइफे जो है वो सेपरेट नहीं होता और उसके दरमियान कोई क्रॉस वॉल्स नहीं होती जो कि उसकी बाउंड्री को क्रॉस कर सकें और जिसमें न्यूक्लियस हो और उसमें साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट बड़ी आसानी से होती है। जैसे कि आने वाली पिक्चर में मैं आपको दिखा सकती हूँ और इससे बेहतर समझा सकती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं जो पहला वाला आपको हाइफे नज़र आ रहा है, ये एसेप्टेट है जिसको हम सिनोसिटिक हाइफे भी कहते हैं। दूसरी पिक्चर में अगर आप देखें तो ये सेप्टेट हाइफा है।
जिसमें आप देख सकते हैं बड़ा क्लियरली कि ये एक न्यूक्लियस दिखाया गया है और ये सेप्टम यानी कि क्रॉस वॉल्स हैं। एक क्रॉस वॉल्स के अंदर एक सिंगल पोर भी हो सकता है और मल्टीपल पोर्स भी हो सकते हैं, ताकि साइटोप्लाज्म के अंदर जो मूवमेंट है और न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाके मूव करके पहुँच सकें। कोइनोसिटिक हाइवे में यानी कि एसेप्टेट हाइवे में कोई सेप्टम नहीं होता, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस एक ही होता है। और इसी तरह जो है उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होती है और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर होता है। इस तरह से ये 2 किस्म के हाइफे होते हैं। ऊपर वाला सिनोसिटिक यानी कि एसेप्टेट हाइफे है और नीचे वाला आप देख सकते हैं कि सेप्टेट हाइफा है, जिसके अंदर सेप्टम यानी कि वॉल्स, क्रॉस वॉल्स आपको क्लियरली नज़र आ रही हैं। उसके अलावा साइटोप्लाज्म हाइफे में जो आउटर लेयर होती है वो सेल वॉल की होती है और इनर जो है वो ल्यूमेन होता है। जैसे कि आप पिछली पिक्चर में भी देख लें तो आप देख सकते हैं ये इसकी आउटर वॉल है, जो कि साइटोप्लाज्म जो कि सेल वॉल है और साइटोप्लाज्म उसके अंदर है, ठीक है? और इसी तरह जो है इसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म ल्यूमेन होता है, जिसके अंदर बहुत सारे इसके सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं और न्यूक्लियस भी उसी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेज़ेंट होता है। सबसे पहले साइटोप्लाज्म के पास जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और उससे आउटर जो होती है वो सेल वॉल होती है। साइटोप्लाज्म जो है वो हाइफे में प्रेजेंट होता है और उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया या दूसरे और बहुत सारे सेल के वाइटल ऑर्गेनल्स। हाइफे फंजाई में क्यों प्रेजेंट होता है, हम जैसे पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर में जिक्र कर चुके हैं कि फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है सेप्रोट्रॉफिक और एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि उसका हाइफे जो है वो स्प्रेड कर जाते हैं। हाइफे फंजाई में इसलिए भी प्रेजेंट होते हैं ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो ईज़ी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स के लिए। अगर तो फंजाई का सरफेस एरिया कम होगा और उसके हाइफे प्रॉपर्ली स्प्रेड नहीं होंगे, तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स को ईज़िली एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकेगा। इसलिए फंजाई के जो अंदर जो है वो हाइफे की फॉर्म में प्रेज़ेंट होता है और हाइफे उसका स्प्रेड होता है और उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया की एग्ज़ाम्पल हम बच्चों को इस तरह से समझाया जा सकता है, जैसे कि अगर आप एक पानी का गिलास ले लें और उसको हाफ़ फिल कर दें और उसको धूप में रख दें सूखने के लिए, वो कभी भी इतनी आसानी से नहीं सूखेगा, ना उड़ेगा। लेकिन वही आधा गिलास पानी अगर आप फर्श पे फैला दें या ज़मीन पे गिरा दें, तो वो धूप में हो, तो वो 2 मिनट में खुश्क हो जाएगा। हालाँकि पानी का वॉल्यूम दोनों का सेम है, लेकिन जस्ट बिकॉज़ कि उसमें सरफेस एरिया डिफरेंट है। जब सरफेस एरिया डिफरेंट हो जाएगा यानी कि एक्सपेंडेड सरफेस होगा तो मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। इसी तरह सरफेस एरिया जो है हालाँकि उसका एक्चुअली जो है वॉल्यूम सेम है। इसी तरह फंजाई के अंदर हाइफे प्रेज़ेंट होते हैं। हाइफे में प्रेज़ेंट होने का मतलब ये है कि हाइफे जो है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं। सरफेस एरिया जब इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो उतने ही अमाउंट में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखेंगे फंजाई की न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म क्या होता है। फंजाई सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ ग्रो करता है। अक्सर आप देख सकते हैं कि घर की दीवारों में जहाँ नमी होती है वहाँ काली-काली फंगस नज़र आ रही होती है, या कभी रोटी के टुकड़े जिसमें नमी आ जाए उस पे भी फंगस ग्रो कर जाती है, जिसको ब्रेड मोल्ड्स भी कहा जाता है, जो ब्रेड पे ईज़िली ग्रो कर जाते हैं। या किसी भी चीज़ में जब नमी का मौसम हो या सावन का महीना हो तो उसमें फंजाई बड़ी ईज़िली ग्रो कर जाती है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि वो जब मॉइस्चर होती है तो फंजाई जो है वो स्पीड से ग्रो करती है। अगर कोई सरफेस ड्राई होगी वहाँ पे भी फंजाई ग्रो कर सकती है, लेकिन उसके लिए ग्रो करना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए फंजाई को ग्रो करने के लिए डार्क और मॉइस्ट कंडीशंस चाहिए होती हैं। उसके अलावा उनको ग्रो करने के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए होता है। क्योंकि वो सैप्रोफाइट्स हैं तो इसलिए जो है वो डेड ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर से भी अपने न्यूट्रिएंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। फंजाई को ग्रो करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होता है और ऑर्गेनिक मैटर को वो ब्रेक डाउन करते हैं। और समटाइम्स ऑर्गेनिक मैटर को वो किस तरह से ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे बैक्टीरिया और बहुत सारे प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स यानी कि वो एंजाइम्स जो बाहर की तरफ रिलीज होते हैं। फंजाई जो इन एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स को रिलीज करते हैं जिससे ऑर्गेनिक मटेरियल की ब्रेक डाउन हो, उसको हाइड्रोलिटिक एक्सो एंजाइम्स कहा जाता है। ये हाइड्रोलिटिक एक्सो एंजाइम जब फंजाई से प्रोड्यूस होते हैं और ये बाहर की तरफ रिलीज होते हैं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिग्रेड करते हैं। जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड डिग्रेड हो जाते हैं तो वो उसके स्मॉलर कंपाउंड्स को यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने लिए फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं।
इस प्रोसेस को ऑस्मोट्रॉफी भी कहा जाता है। फंजाई को कीमो ऑर्गेनो हेटरोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, क्योंकि फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो अपनी न्यूट्रिएंट्स खुद नहीं बना सकते। बेशक वो यूकेरियोटिक हैं, लेकिन वो क्लोरोफिल लैक करते हैं और इसलिए वो हेटरोट्रॉफिक हैं। हेटरोट्रॉफिक होने के अलावा वो कीमो ऑर्गेनो हेटरोट्रॉफ्स हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करते हैं और जैसे और उनको ब्रेक डाउन करके कार्बन, इलेक्ट्रॉन और एनर्जी गेन करते हैं। फंजाई में पॉलीसेकेराइड्स की मेजर सोर्स कौन-सी है? वो ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन फंजाई में स्टोर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में स्टोर होती है। बहुत सारे फंजाई जो है कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करते हैं, ग्लूकोज और माल्टोज और बहुत सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, ताकि उससे जो है अपने अमीनो एसिड्स और प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकें। ये था हमारा वेरी ब्रीफ ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन टू माइकोलॉजी। अगर आपको हमारी लेक्चर सीरीज़ पसंद है, तो आप हमारे प्लीज़ लेक्चर को और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्दर वीडियोज़ और अपडेट्स देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।